देखिए आगे तो देखिए आज हम शुरू करेंगे जो है आपका आयुध अधिनियम। आयुध अधिनियम 1959 1959। तो इसमें कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको सबको याद रखने परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती हैं। कुछ कॉमन जो सवाल है या कोई थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कह लीजिए। इसमें जो है कुल आपके 6 अध्याय और 46 धाराएं, ये आपको याद रखना है। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय दे रखे हैं। और जो है धाराएं कितनी हैं? धाराएं 46। एडीपीयू की परीक्षा में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुल कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं आपके। और जो आपकी जो है 46 जो है इसमें धाराएं दे रखी हैं। अब बात आती है कि भारत गणराज्य की। वैसे तो गणराज्य की अपने जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो निकल आता है, ये निकाला जाता है, ये आराम से निकाल आता है, सब जानते हैं। मैंने पहले कई बार बताया कि गणराज्य कैसे निकालते हैं। तो गणराज्य निकल आता है, अगर नहीं भी पता हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भारत गणराज्य के ये कौन से वर्ष में बन के तैयार हुआ? 10वें वर्ष में। ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ये भी याद रखना है आपको कि ये जो अधिनियम है भारत गणराज्य के 10वें वर्ष में जो है अधिनियमित हुआ। यानी कि भारत गणराज्य का मतलब जब भारत गणराज्य बना उसके 10वें वर्ष में ये अधिनियम क्या हुआ? बन करके जो है तैयार हो गया। अब बात आती है अधिनियम क्रमांक। अधिनियम क्रमांक जो है इसका क्या है? तो इसका अधिनियम क्रमांक है 1959 का 54, 54। ये याद रखना है, 1959 का 54। क्या होता है? एक सीरीज होती है, कोई किसी भी साल में जो भी जितने भी अधिनियम बनते हैं उनको एक नंबर पर्टिकुलर दे दिया जाता है कि फलाने नंबर का, ये ढिकाने नंबर का, उसको कहते हैं अधिनियम क्रमांक। तो अधिनियम क्रमांक कितना है इसका? 54 है, 54 है 1959 का। ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ये आपको जो है याद रखना है। अधिनियम क्रमांक है इसका 54, हालांकि ये सब लिखा है आपके बैरक में। अगली बात आती है कि भाई इसको राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति, राष्ट्रपति महोदय हैं हमारे, उनकी स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो इनको राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति जो है 23 दिसंबर 1959 को प्राप्त हुई। ये भी याद रखना है आपको, 23 दिसंबर 1959। ये महत्वपूर्ण डेटें होती हैं जो आपको याद रखनी है। 23 दिसंबर 1959 को जो है 23 दिसंबर 1959 को क्या हुई? राष्ट्रपति महोदय की जो है इसको जो है अधिनियम को क्या हुई? स्वीकृति प्राप्त हुई, ठीक है। आप तो जानते हैं कि जब राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति प्राप्त होती है तभी कोई अधिनियम जो है क्या बनता है? अधिनियम बनता है। तो इसके प्रवर्तन की तिथि की बात कर लें हम, तो इसके प्रवर्तन की जो तिथि है वो है 1 अक्टूबर 1962। ये भी आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर जो है 1962 जो है इसके क्या है? प्रवर्तन की तिथि। 1 अक्टूबर 1962 को ये जो है लगभग 2 वर्ष बाद कह लीजिए, 1959 के लगभग दिसंबर में हुआ था ना, तो इस हिसाब से आप लगा लेंगे तो लगभग 2 वर्ष, थोड़ा बहुत अंतर है, तो लगभग 2 वर्ष कह लीजिए, या 2 वर्ष से थोड़े बहुत एक आध महीना ऊपर। तो 1 अक्टूबर 1962 को ये क्या हुआ? लागू हुआ। अब बात करते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य। हर अधिनियम बनता है तो उसका उद्देश्य होता है। तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जो आयुधों से संबंधित जो विधि है, 3 शब्द याद रखने हैं आपको, उसमें समेकन करना, संशोधन करना और संकलन करना, ठीक है। समेकन, संशोधन और संकलन करना, ये जो है इस अधिनियम का क्या है? उद्देश्य है। किसी चीज को जोड़ना, घटाना और जो भी विधियां होती है ना, जो फैलाव रहता है उनको एक साथ लाना, ये जो है इस अधिनियम का उद्देश्य है। समेकन करना, संशोधन करना और संकलन करना। संकलन मतलब इकट्ठा करना, समीकरण मतलब जो बिखरी हुई विधियां वगैरह रहती हैं, कई तरीके की विधि, सबको एक जगह लेके आना। संशोधन तो आप जानते हैं, संशोधन करना। तो ये इसके जो है उद्देश्य है इस अधिनियम के, समीकरण, संशोधन और संकलन करना। इसके संकलन बाद नहीं जो लिखा है सर मेरे में तो। देखेंगे अध्याय 1 में जो है एक पूंजी। ये संकलन नहीं लिखा सर मेरे में। आपके में नहीं लिखा? नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके में भारत आयुधों से संबंधित विधि का समीकरण और संशोधन करने की, समीकरण और संशोधन, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। समीकरण और संशोधन, संकलन, अगर संकलन नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होती उससे। संकलन तो एक ही, समीकरण और क्या कहते हैं आपका, ये कहते हैं लगभग एक से ही शब्द हैं दोनों। समीकरण और आपका जो है संकलन एक ही शब्द हो जाते हैं। वैसे समीकरण और संकलन जो है लगभग एक ही, इसी का पर्यायवाची हो जाता है संकलन, इसी का पर्यायवाची शब्द है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, समीकरण और संशोधन करना कह लीजिए, समीकरण, संशोधन और संकलन तीनों कह सकते हैं, एक ही इसी का पर्यायवाची है ये शब्द समीकरण का, ठीक। तो समीकरण करना, संशोधन करना जो है इस अधिनियम का क्या है? उद्देश्य। अब देखेंगे अध्याय 1, उसका प्रारंभिक देखेंगे, प्रारंभिक अध्याय 1।
तो धारा 1 देखेंगे तो धारा 1 जो है इसमें आपको याद रखना है कि ये जो तारीख तो अपन ने बताई दी है, इसमें जो धारा 1 में आएगी कि भाई परिवर्तन कब होगा, तो परिवर्तन के बारे में इसमें लिखा है कि जैसा केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो है घोषित करे, तो वो तारीख ये है, ये लिखी ही है, वो तारीख को जो है ये अधिनियम क्या होगा, प्रवर्त होगा। अब विस्तार की बात करें तो ये अधिनियम जो है संपूर्ण, धारा 1 की बात करें विस्तार देखेंगे तो इस अधिनियम का जो विस्तार है आप जानते ही कहाँ है, संपूर्ण भारत पर जो है इसका विस्तार है, संपूर्ण भारत, ये आपको याद रखना है। इस अधिनियम का विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत में। तो ये वाला तो टॉप क्वेश्चन आने वाला नहीं, क्योंकि अब तो लगभग सभी अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में होते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखना है कि संपूर्ण भारत में जो है ये अधिनियम जो है लागू है। पूरा नाम इसका आयुध अधिनियम 1959 है। नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि हम इसको आसानी नाम भी पूछ लेते हैं और गलती भी कर देते हैं लड़के, अगर वो ढंग से इसको याद ना रखें कि 1959 है क्या, अगर ध्यान से पढ़ते नहीं ना तो वो नाम में भी गलती कर देते हैं लड़के। तो नाम याद रखें, आयुध अधिनियम 1959 जो है इसका पूरा नाम है। अब बात आती है परिभाषाओं की, सेक्शन जो 2 है इसकी परिभाषाएं जो है इसमें दे रखी है। परिभाषा सेक्शन 2 में जो है इसकी परिभाषा जो है दे रखी है। तो सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा 2A है। 2A हम देखेंगे, 2A में क्या दे रखा है, 2A में जो आपका जो है अर्जन की परिभाषा दे रखी है। 2A में किस चीज की परिभाषा, पहले तो यही याद रखना है आपको कि भाई 2A में काय की परिभाषा है, 2A में जो है आपकी अर्जन की परिभाषा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 2A में जो है अर्जन की परिभाषा दे रखी है। अब अर्जन में क्या आता है, अर्जन में सीधा सीधा आपको याद रखना है, इसमें लिखा है अपने व्याकरणिक रूप वेदों सजातीय पदों सहित अर्जन के अंतर्गत आता है भाड़े पर लेना, ये आपको 3 ही शब्द याद रखने हैं, भाड़े पर लेना ये याद रखना है। अर्जन में आता है आपका भाड़े पर लेना, उधार लेना, ये तीनों शब्दों में से ही क्वेश्चन बनेगा कि अर्जन में आता है भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्रतिगृहित करना। दान के रूप में वहां तक आ नहीं रहा, प्रतिगृहित करना, प्रतिगृहित, प्रतिगृहित मतलब स्वीकार करना, प्रतिगृहित करना, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं कि भाई अर्जन में क्या क्या आता है, आपके भाड़े पर लेना आता है, उधार जो है लेना आता है, दान के रूप में प्रतिगृहित करना या स्वीकार करना जो है इसके अंतर्गत आता है। तो ये याद रखना है आपको, 2A में जो है अर्जन की परिभाषा दी है, और अर्जन में आपका भाड़े पर, उधार, दान, 3 चीजें आती हैं, भाड़े पर लेना, उधार लेना और दान के रूप में जो है उसको स्वीकार करना, ये जो है आपके अर्जन की परिभाषा में आता है। दूसरा देखेंगे 2B, 2B काय से संबंधित है, 2B जो है आपकी गोला बारूद के बारे में बताया गया है। काय के बारे में, गोला बारूद, ठीक है। पहला तो यही याद रखें कि 2B में क्या है, गोला बारूद को, यही पूछा जाएगा गोला बारूद को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2B में जो है परिभाषित किया गया है। तो भाई गोला बारूद में क्या क्या आता है, पहले आपको याद रखना है कि गोला बारूद से किसी अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है। तो गोला बारूद में क्या शामिल है, अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद, गोला बारूद में शामिल है अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद। आपको नोट कितना, केवल इतना ही करना है, तो बाकी मैं बताऊंगा, नोट आपको केवल इतना करना है कि अग्नायुद्ध में क्या शामिल है, सॉरी गोला बारूद में क्या शामिल है, अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद, अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद। अब अग्नायुद्ध, अग्नायुद्ध शब्द ये हिंदी शब्द है, अग्नायुद्ध, अग्नायुद्ध का मतलब होता है ऐसे आर्म्स, ऐसे हथियार जिसमें से अग्नि प्रज्वलित होती, जब उनमें अपन चलाते हैं उनको तो उसमें से क्या निकलता है, अग्नि निकलती, आग निकलती है, ठीक है। जैसे पिस्टल होगी, कई अधिकतर हथियारों में निकलती,
जब आप उसमें चलाते हो उसको तो उसमें से अग्नि भी चिंगारियां भी निकलती हैं, तो उनको अग्नायुध कहते हैं। तो ऐसे अग्नायुध के लिए गोला बारूद, मतलब जो अग्नायुध जिनसे चिंगारी निकलती है या अग्नि निकलती है उनके लिए गोला बारूद जो उसमें भरा जाता है वो गोला बारूद अभिप्रेत है। ठीक है, अब क्या क्या आता है इसमें, नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि भाई अग्नायुधों में शामिल है, ये भी आपको पढ़ना है। हालांकि क्या क्या शामिल है इसमें लिखा, रॉकेट, बम, ग्रेनेड और गोला और अस्त्र। तो कौन कौन से आते हैं ये आपको पढ़ने हैं बस। तो इसमें आते हैं आपके रॉकेट आते हैं, बम आते हैं, ग्रेनेड आते हैं, गोला बारूद आते हैं। रॉकेट तो सब जानते ही हैं, है ना, रॉकेट क्या होता है, बम क्या होते हैं, ग्रेनेड क्या होते हैं, गोला बारूद और अस्त्र, ये सब के सब काय की परिभाषा में आते हैं, आपके गोला बारूद की जो है परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा लिखा है दूसरा, टारपीडो को काम में लाने वाली, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। टारपीडो को काम में लाने वाली और अंत समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, ये काय में आती हैं, टारपीडो को काम में लाने वाली, ये जो है आपकी आती है गोला बारूद। अब टारपीडो होता क्या है, टारपीडो एक तरीके से मिसाइल होती है, बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल होती है, बस अंतर इतना होता है कि ये जो मिसाइलें होती हैं ये पानी के अंदर वाली मिसाइलें हैं जो पानी के जहाजों पर तैनात की जाती। टारपीडो वाली मिसाइलों का अंतर होता है, मतलब है पानी के जहाज पे जो मिसाइलें होती हैं, या कह लीजिए जो समुद्र में जो मिसाइलें पानी के जहाज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना पानी के भीतर, वो मिसाइलें होती हैं, या कह लीजिए समुद्री जहाजों पे जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वो मिसाइलें होती हैं ये। तो टारपीडो को कुल मिला के जो पानी के जहाजों पे इस्तेमाल वाली मिसाइलें होती हैं, जिससे कि लक्ष्य भेजा जाता है पानी के एक जहाज को दूसरा कोई दुश्मन जहाज है उसको जो है नष्ट करने में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो टारपीडो को काम में लाने वाली अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित बचती हैं। इसके अलावा अंतः समुद्री सुरंगें मतलब जो समुद्र के अंदर जो सुरंगें बिछाई जाती हैं वो भी जो है आपकी गोला बारूद की परिभाषा में आती हैं। अगला याद रखना है आपको तीसरा, विस्फोटक, स्फुर्जनीकारक या विखंडनीय सामग्री या पायकर द्रव, गैस या अन्य चीजें को अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्नायुध के रूप में उपयोग में के योग हो या ना हो। ये क्या कह रहा है, कोई ऐसी वस्तु जिससे विस्फोट वगैरह होता है, कोई स्फुर्जनीकारक मतलब कोई एनर्जी निकलती है, जैसे कोई विस्फोट होता है तो एक एनर्जी टाइप की निकलती है ना, उस तरीके से। विखंडनीय सामग्री या पायकर, इनको रखने वाली चीज भी, ये कह रहा है इनको जो संभाल के जिन चीजों में रखा जाता है वो भी जो है गोला बारूद की परिभाषा में आएगा, भले ही उनका इस्तेमाल गोला बारूद के लिए ना किया जाता हो। तो ना केवल गोला बारूद, जिन चीजों के माध्यम से इन गोला बारूदों को संभाल के रखा जाता है वो सारी चीजें भी जो है गोला बारूद की परिभाषा में आती है। भले ही उनका इस्तेमाल गोला बारूद के लिए नहीं, मतलब गोला बारूद के रूप में नहीं किया जा सकता, योग हो या ना हो, मतलब उसको हथियार के रूप में ना यूज किया जा सकता, केवल उनको रखने के लिए यूज किया जाता, तो वो सारी चीजें भी जो है आपकी गोला बारूद की परिभाषा में जो है आ जाती है। आगे कहता है अग्नायुध के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन। तो ये कह रहा है अग्नायुध के लिए भरण मतलब जो आप भरते हैं या जिन साधनों से भरते हैं अग्नायुधों को, वो भी जो है आपकी गोला बारूद की परिभाषा में आते हैं। मतलब वो साधन भी जिन तरीके से आप गोला बारूद को भरते हो, मान लो कोई भी हथियार है उसमें जो आप भरते हो सामग्री, बारूद भरते हो वो, और बारूद को भरने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो सब की सब जो है गोला बारूद की परिभाषा में आती है। अगला कहता है पतीले और घर्षण नलिकाएं, ये भी याद रखना है आपको, कोई पतीले और घर्षण नलिकाएं भी जो है इसमें आती हैं। फ्यूज वगैरह कहते हैं इनको, फ्यूज है ना, फ्यूज एंड फिक्शन, ये एक तरीके से जब डायनामाइट बिठाया जाता है ना तो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस तरीके के जो भी औजार हथियार होते हैं वो भी जो है आपकी गोला बारूद की परिभाषा में आते हैं। आगे कहता है गोला बारूद के ऐसे संगठक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी। तो कोई भी संगठक और उसकी जो भी मशीनरी वगैरह होती है वो भी सब जो है गोला बारूद की परिभाषा में आती है। आगे कहता है गोला बारूद के ऐसे संगठक जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे आते हैं। तो सारे संगठक जिनको केंद्र सरकार जो है अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करती है वो भी जो है आपकी गोला बारूद की जो है परिभाषा में आ जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको 2-3 बार। यहाँ के लिए आपके नोट्स के लिए केवल आपको इतना याद रखना है कि गोला बारूद में जो है अग्नायुध के लिए गोला बारूद शामिल होते हैं, और बाकी जो है उदाहरण जितने दे रखे हैं उदाहरण, उसमें वो सारे उदाहरण आपको पढ़ने पड़ेंगे 2-3 बार, ठीक है, तब जाके वो क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि उन उदाहरणों पर भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि उदाहरण दे दिए तो उन पर नहीं बनेंगे, उन पे बनेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि इनमें से गोला बारूद कौन सा है, कोई भी उदाहरण देकर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से गोला बारूद कौन सा है, या कौन, कुछ भी क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं, तो वो उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये तो बनता ही परिभाषा वाला, और अंदर से जो उदाहरण दे रखे हैं उन पे भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं।
तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको बार बार बेयर से ही पढ़ना पड़ेगा, वो है ना, वो बेयर से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी आपको याद करने के लिए, नोट करने के लिए केवल इतना याद रखना है कि गोला बारूद में अग्ना युद्ध के लिए जो है गोला बारूद अभिप्रेत है, बाकी उदाहरण उसमें दे रखे हैं। अब देखेंगे 2C। 2C में जो है आपकी क्या परिभाषा दे रखी है, 2C में जो है आपकी आयुध की परिभाषा दे रखी है। 2C में जो है आपकी काय की परिभाषा दे रखी है, आयुध की जो है परिभाषा दे रखी है। देखिए आयुध में क्या शामिल है, आयुध में शामिल है आक्रमक या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित कोई वस्तु। तो याद रखें कि आक्रमण, इतना याद रखना है, आक्रमण। देखिए आयुध या हथियार कह लो अपनी भाषा में, कि जो भी हथियार होते हैं उनका दो ही इस्तेमाल होते हैं, या तो आप किसी पे आक्रमण करते हो या अपना सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हो। तो दोनों प्रकार के जो हथियार है इसमें आते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल आप आक्रमण के रूप में करें, किसी पे इस्तेमाल करें उसका, या उसका इस्तेमाल जो है आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करें, प्रतिरक्षा के लिए करें। ठीक है, तो चाहे किसी पर आक्रमण के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो उसका, या आप सेल्फ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करते हो उसका। जैसे कि अपन लाइसेंस बनवाते हैं ना बंदूकों के, पिस्टल के, किस लिए बनवाते हैं, आत्मरक्षा के लिए बनाते हैं, है ना। तो वो उस तरीके के आते हैं। और आक्रमण करने के लिए जो फोर्स वगैरह को दी जाती है कि जब उन पे हमला हो तो उससे आक्रमण कर सकें, तो वो सारे हथियार जो है इसकी परिभाषा में आते हैं। आक्रमण प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित कोई वस्तु के लिए, काय के रूप में, शस्त्रों के रूप में, ये याद शब्द याद रखना, शस्त्रों के रूप में। अब देखिए इसी से खेल हो जाता है। अब उन्होंने आपको एक उदाहरण के लिए, अभी उदाहरण देख लेते हैं। उन्होंने पूछा आपसे कि इस उपरोक्त में से सही विकल्प चुनिए, और ऊपर लिख दिया कि आयुध से अभिप्रेत है, या ऊपर लिख दिया आयुध से अभिप्रेत है, सही विकल्प चुनिए। और एक ये लाइन दी केवल, आक्रमण प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित कोई भी जो है, परिकल्पित कोई भी वस्तु, पर के रूप में परिकल्पित कोई भी वस्तु। पूरा सेंटेंस लिख लें पहले, परिकल्पित कोई भी वस्तु। अब इधर क्या किया उन्होंने, तो इस शब्दों का खेल करते हैं एडीपीओ में। यहां लिख दिया आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों की जगह लिख दिया अस्त्रों के रूप में, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, काय के रूप में, शस्त्रों के रूप में। दो शब्द आते हैं हमारे हिंदी में, आप पढ़ते भी होंगे, बोले शस्त्र और अस्त्र। पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने, जो धार्मिक फिल्में होती हैं उसमें देवता क्या चलाते हैं, शस्त्र चलाते कि अस्त्र चलाते, अस्त्र चलाते, शस्त्र नहीं होते थे उस समय अस्त्र होते थे। अस्त्र मतलब जो हाथों से फेंक करके जो मारे जाते हैं, भाले वगैरह, तीर कमान, वो सब काय में आते हैं, वो आपके अस्त्रों में आते हैं। तो आप देखा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ते भी होगे, तो उसमें अस्त्र लिखे होंगे, शस्त्र नहीं लिखा होगा, उनमें शब्द आता है अस्त्र। अस्त्र जो तलवार हो गया आपका, ये आपका भाले हो गए, जो हाथों में पकड़ के चलाए जाते हैं या जो फेंक, तो वो सब आपके जो है अस्त्रों की परिभाषा में आ जाते हैं, जिनको हम हाथों में हैंडल करके चलाते हैं या फेंक कर चलाते हैं। शस्त्र जो होते हैं जो अपने हाथों में पकड़ के चलाते हैं, और अस्त्र मतलब फेंक करके जो चलाते हैं, भाले वगैरह जो हो जाते हैं जिनको फेंका भी जा सकता है, वो सब आपके अस्त्र आ जाते हैं, तीर कमान हो जाते हैं, ये सब ये अस्त्रों में आ जाते हैं। और शस्त्रों में वो जो बिल्कुल अपन हाथों से पकड़ के जो चीजों को चलाते हैं, वो अपने शस्त्रों में आते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। तो याद रखना है, ये शस्त्र शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द छोटा सा है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि शब्दों से भी गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ आने के बाद अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ाएगी क्योंकि परीक्षा में, तो वो शब्द से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो शस्त्रों के रूप में, ना कि अस्त्रों के रूप में, तो ये याद रखना है। आयुध का अर्थ है आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में जो है परिकल्पित कोई वस्तु, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका आयुध में परिकल्पित कोई वस्तु। आगे लिखा है अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले अन्य घातक शस्त्र, इसके अलावा अग्नायुध या तीक्ष्ण धार वाले, तीक्ष्ण धार मतलब जिनकी काफी धार होती है, तीक्ष्ण धार वाले, तीक्ष्ण धार वाले अन्य घातक शस्त्र, अन्य घातक
शस्त्र, मतलब जो हाथों से पकड़ के चलाए जाते हैं वो, और जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो अस्त्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं अग्नायुध, तीक्ष्ण धार वाले अन्य घातक शस्त्र जो है, इसकी घातक शस्त्र, आयुधों के भाग, इसके अलावा आयुधों के भाग जो है इसमें आते हैं। इसके अलावा जो है आपके विनिर्माण के लिए मशीनरी शामिल है। इनके विनिर्माण के लिए, जो आयुध वगैरह, उनके विनिर्माण के लिए जो है मशीनरी, विनिर्माण, गड़बड़ हो गया, विनिर्माण के लिए मशीनरी जो है इसमें शामिल है। विनिर्माण के लिए जो मशीनरी है वो भी इसमें जो है शामिल है। इसके अपवाद भी हैं। घरेलू, जो घरेलू एवं कृषि उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं इसमें शामिल नहीं है। अपवाद क्या है इसका, ये भी पूछा जाता है। अपवाद क्या है, घरेलू एवं कृषि कार्य में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। ये आपको याद रखना है। ये अपवाद भी पूछा जाता है कि घरेलू और कृषि कार्य में जो है इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो वस्तु है वो इसकी जो है परिभाषा में नहीं आती हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना आयुध में कौन कौन से आते हैं। आक्रमण और प्रतिरक्षा के लिए अस्त्रों के रूप में जो है परिकल्पित कोई भी वस्तु, पहले तो इतना याद रखना है। फिर उनमें क्या क्या आता है, उसमें आपका अग्नायुध आ सकता है, तीक्ष्ण धार वाली कोई वस्तुएं आ सकती हैं, अन्य कोई घातक शस्त्र आ सकते हैं, आयुधों के भाग आ सकते हैं, उनके विनिर्माण के लिए कोई मशीनरी होती है वो भी इसमें जो है शामिल होती है। अपवाद होता है इसका, घरेलू और कृषि कार्य में जो उपयोग में लाए जाते हैं जो वस्तुएं वो इसमें जो है शामिल नहीं होती हैं। घरेलू और कृषि कार्य में जो उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जो है इसमें जो है शामिल नहीं होती। ये आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगी इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा से पक्के में क्वेश्चन बनेंगे और बनते हैं। तो ये परिभाषाएं जो है आपको क्या करनी है, अच्छे ढंग से इसकी जो है याद करनी पड़ेगी। दो दो चार चार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसमें एक और आता है कि एक जो चाकू है, अब मान लीजिए, क्या चाकू को मानेंगे आप, इसमें शामिल करेंगे क्या चाकू, चाकू को क्या शामिल करेंगे इसमें। एक जो चाकू होता, अगर घरेलू चाकू तो नहीं होता शामिल, लेकिन अगर उसकी एक निश्चित सीमा सरकार ने निश्चित कर रखी है चाकुओं की भी, उसकी लंबाई के हिसाब से, कि अगर उस सीमा से ज्यादा होता है तो फिर वो अग्नायुध की परिभाषा में आता है। ये नहीं है कि घर में चाहे जितना, हालांकि किचन का जो चाकू होते हैं आजकल तो बड़े बड़े भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है उसकी एक सीमा निश्चित कर रखी है कि भाई इतने से जो है ज्यादा करनी हो। कई बार न्यायालय के डिसीजन में भी आता है। तो घरेलू चीजें हैं तो घर में इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी ना कि बाजार में लेके घूम रहे हैं। अगर आप उससे हत्या करोगे तो इसी में आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो है डी, डी में जो है आपकी जिला मजिस्ट्रेट की जो है परिभाषा जो है शामिल है। 2D में जो है क्या दे रखा है, जिला मजिस्ट्रेट। 2D में क्या शामिल है आपका, जिला मजिस्ट्रेट जो है शामिल किया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट में कौन होता है, सिंपल सा एक शब्द याद रखना है आपको जिला मजिस्ट्रेट के लिए, कि जिला मजिस्ट्रेट में शामिल है पुलिस आयुक्त एवं पुलिस उपायुक्त। जिला मजिस्ट्रेट में कौन शामिल है, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त। किसी क्षेत्र के संबंध आयुक्त नियुक्त किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेरित है, और ऐसे संपूर्ण या उसके किसी भाग का लिखा है पुलिस उपायुक्त। तो दो ही शब्द याद रखने हैं आपको कि जिला मजिस्ट्रेट में क्या शामिल है, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त एवं उपायुक्त। अब ये भी परिभाषा जो है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को जिला मजिस्ट्रेट माना गया है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त को जो है जिला मजिस्ट्रेट माना गया है। तो इसीलिए ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी पूछी जा सकती है कि भाई जिला मजिस्ट्रेट में क्या है। जिन लोगों ने नहीं तैयारी किया, एकदम केवल पेपर देने जाते हैं, वो लोग पक्के में गलत करेंगे इसे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे
ये क्वेश्चन भी देखने में छोटा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट में कौन है, डीएम नहीं आ रहा है इसमें, पुलिस आयुक्त और उपायुक्त जो है इसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा जो है आपकी हो जाती है। अब 2D के बाद जो है आपकी जो है 2E आता है, सेक्शन 2E। 2E में जो है आपका क्या दे रखा है, 2E में देखेंगे थोड़ा सा आगे, 2E में जो है आपका 2E में जो है अग्नायुधों में जो है शामिल है, ये बताया है कि अग्नायुधों में क्या शामिल है, अग्नायुधों में शामिल है, क्या शामिल है अग्नायुधों में, ये आपका जो है 2D में बताया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पहले आपको याद रखना है, प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए किसी भी वर्णन का शस्त्र, विस्फोटक या अन्य क्रिया द्वारा। तो प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब जिनको छोड़ा जाता है, प्रक्षेप लॉन्च करना जिसको कहते हैं, लॉन्च करना, प्रक्षेप या प्रक्षेपियों को, ये शब्द याद रखना है, प्रक्षेप या प्रक्षेपियों को चलाने के लिए प्रक्षेप या प्रक्षेपियों को चलाने के लिए किसी भी वर्णन का शस्त्र, किसी भी वर्णन का क्या आता है, शस्त्र जो है इसके अंतर्गत आता है, विस्फोटक या अन्य क्रिया द्वारा। किस द्वारा, विस्फोटक या अन्य क्रिया द्वारा। कितना याद रखना है इसमें आपको, केवल क्रिया द्वारा, ठीक है। क्या आता है प्रक्षेपों में, आपको याद रखना है अग्नायुध में क्या क्या शामिल है, प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए किसी भी वर्णन का, कोई किसी भी तरीके का हो, किसी भी वर्णन का जो है कोई शस्त्र हो, वो इसकी जो है परिभाषा में आ जाता है, जो विस्फोटक या अन्य क्रिया द्वारा किया, मतलब उसको चलाया जाता है, विस्फोटक द्वारा चलाएं या फिर कोई अन्य क्रिया द्वारा जो है आप चलाएं। तो प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए किसी भी वर्णन का कोई शस्त्र जो है इसमें आता है, ये आपको जो है इसमें याद रखना है। हालांकि इसमें और भी उसके उदाहरण दे रखे हैं, प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन का कोई शस्त्र विपरीत है। उदाहरण क्या रखे हैं, देखिए पहला लिखा है, तोपें, हथगोले, रॉकेट, पिस्तौलें या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी प्रकार के शस्त्र। मतलब क्या कह रहा है कि तोप होती हैं, जो आपके हथगोले होते हैं, पिस्तौलें होती हैं, इनको छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के जो है अस्त्र जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इसकी परिभाषा में आते हैं, ठीक है। मतलब तोपें वगैरह हो गई, हथगोले हो गए, पिस्तौलें हो गई, किसी भी प्रकार की गैस द्रव, मतलब उस उदाहरण का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी पिस्टल होती है, उदाहरण की पिस्टल ही देख लीजिए, मान लो पिस्टल है, रिवॉल्वर है, जो भी आपके पास है, या मान लो कोई बंदूक है, उसमें जो आप कारतूस भरते हो और जो इस्तेमाल पिस्टल का किस लिए करते हो, गोली को छोड़ने के लिए, तो वो पिस्टल भी आती है, गोली तो आती ही आती है, वो पिस्टल भी इसमें जो है शामिल होती है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आती है। उदाहरण के लिए मान लो आप पिस्टल जो है, पिस्टल तो क्या है, एक माध्यम ही तो है, किसका माध्यम है, गोली चलाने का, तो वही ये कह रहा है, ये परिभाषा भी वही कह रही कि आप तोप हो गई, आपकी तोप क्या है, हथगोले को छोड़ने का एक माध्यम है, उसमें बारूद भरा जाता है, वो उसको छोड़ती है, तो वो तोप भी जो है इसमें परिभाषा में यानी अग्ना युद्ध में शामिल है। आपकी पिस्टल वो भी अग्ना युद्ध में शामिल है, क्योंकि पिस्टल में आप क्या कहते हैं, आप जो है गोली डालते हो, वो गोली जो है आगे चलती है, तो पिस्टल क्या है, माध्यम है, तो वो पिस्टल भी जो है इसकी परिभाषा में आती है, ठीक है। गोली तो आती ही है, वो तो है ही अग्नायुध, लेकिन पिस्टल भी जो है इसमें आती है, तो वही उदाहरण इसमें दे रखे हैं कि तोपें, हथगोले, रॉकेट, पिस्टल, ये सब के सब जो है इसकी परिभाषा में आते हैं। अगला कहता है, किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित उपसाधन। ये कह रहा है कि जो भी आप पिस्टल वगैरह चलाते हैं, कोई भी तोप वगैरह चलाते हैं, इनकी आवाज कम करने के लिए जो भी साधन, कुछ भी साधन हो सकते हैं, जिन साधनों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पिस्टल के आगे एक छोटा सा साइलेंसर लगा लेते हैं अपराधी लोग,
एक साइलेंस पिक्चरों में देखा होगा, एक छोटा सा साइलेंस एक डिवाइस आती है, उसने लगाया और उससे जब है क्या कि जो पिस्टल में जो आवाज निकलती, चिंगारी निकलती है, वो कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो उसको लगाया जाता है, तो वो भी जो है इसमें शामिल है। ठीक है, वो भी जो है अग्नायुधों में शामिल है। ऐसा नहीं कि केवल केवल गोली को मानोगे, वो भी शामिल है। जो उसके ऊपर जो साधन लगाए जाते हैं आवाज वगैरह, चमक वगैरह को कम करने के लिए, वो साधन भी जो है आपके अग्नायुध की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है अग्नायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी। तो ये कह रहा है कि जो मशीनरी इनको बनाती है या इनके भागों को बनाती है, इनके पार्ट्स को बनाती है, हथगोले, पिस्तौल वगैरह जो भी है, तो XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उनको बनाने के लिए जो भी मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो है आपके अग्नायुध में शामिल है। मतलब ब्रॉड परिभाषा है, ऐसा नहीं कि केवल एक सीमित परिभाषा होगी, ब्रॉड परिभाषा है। जो सारी चीजें इससे रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, और इसको बनाने में, इसको भरने में, इसकी आवाज कम करने में इस्तेमाल की जाती है, वो सारी की सारी चीजें जो है आपकी अग्नायुध की परिभाषा में आती है। ठीक, आगे कहता है तोपों को चलाने, उनका परिवहन करने, उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच और साधन। तो कह रहा है कि जो तोपें, अब देखिए तोपें इतनी भारी होती हैं कि कोई नॉर्मल आदमी तो उसे ले नहीं जा सकता। उसको ले जाने के लिए उसमें चक्के या तो पहिए लगाने पड़ते हैं, या उसको आप किसी गाड़ी पे लग के ले जाते हो। तो वो सारे साधन जिनके माध्यम से तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, वो भी जो है आपकी अग्नायुध की परिभाषा में शामिल है ना। तो जो साधन, जो गाड़ियां वगैरह हैं, जो तोपों को ले जाने लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी आपकी अग्नायुध की परिभाषा में शामिल है। तो सिंपल, अब इसको सही करने का तरीका क्या है? सिंपल सही तरीके का करने का तरीका केवल इतना है, आपको केवल एक शब्द याद रखना है कि अग्नायुधों में जो प्रक्षेप वगैरह ये तो आते ही आते हैं, इसके अलावा कोई भी साधन, चाहे वो इनको बनाने में इस्तेमाल किए जाते हों, चाहे वो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान, या कह सकते हैं ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, है ना, या इनके निर्माण में इस्तेमाल की जाती हूँ, वो सारे के सारे चीजें अग्नायुध में ही आती हैं, सॉरी अग्नायुधों में ही शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना, बस इतना याद रखना कि सारी चीजें, आसपास की सारी चीजें, जो चाहे इनको बनाने में इस्तेमाल की जा रही हूँ, चाहे इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इस्तेमाल की जा रही हूँ, सबकी सब जो है आपकी अग्नायुध में शामिल है। ठीक, ऐसे आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अब देखिए DA और जोड़ दिया है इन्होंने नया, सेकंड जो है जोड़ा है आपका 2019 में। DA जोड़ा, EA जोड़ा है, EA जोड़ा है इन्होंने। EA में जो है आपकी अनुज्ञप्ति के बारे में जोड़ा है, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस के बारे में जोड़ा है। केवल आप इसको याद रखें कि EA में क्या है, लाइसेंस। तो लाइसेंस की कोई खास नहीं है ये, इसमें लिखा अनुज्ञप्ति से इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई अनुज्ञप्ति है। तो सिंपल से अनुज्ञप्ति की तो परिभाषा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो अनुज्ञप्ति क्या है? इस अधिनियम के नियमों के अनुसार जारी की गई अनुज्ञप्ति। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञप्ति भी शामिल है, ये छोड़ा गया है। ये 2000 कब जोड़ा गया है आपका? 2019 में जो है जोड़ा गया है, बस इतना याद रखना, 2019 में जोड़ा गया है। और अनुज्ञप्ति में क्या शामिल है? इस अधिनियम के, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इस अधिनियम के नियमों के अनुसार जारी की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार जारी अनुज्ञप्ति, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञप्ति भी शामिल है। ये सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं कि भाई नियमों के अनुसार ही दी जाएगी, इस अधिनियम के अनुसार ही दी जाएगी, तो ये कॉमन हो गया है। EA जरूर इसमें जो है ध्यान रख सकते हैं। अब आता है आपका 2F। 2F जो है, ये 2F में कहता है अनुज्ञापन प्राधिकारी। देखिए 2F, इसमें क्या दे रखा है? अनुज्ञप्ति के बाद जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी। हेलो सर। ज्ञापन प्राधिकारी। हेलो। अनुज्ञापन प्राधिकारी का मतलब है जो अनुज्ञप्ति जारी करता है, वो अधिकारी। तो कौन सा जो अधिकारी है इस अधिनियम के तहत जो है आपको जो है अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है? हेलो।
हेलो सर। हेलो। इसमें लिखा है अनुज्ञापन प्राधिकारी से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान नवीकरण करने के लिए सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सरकार आती है। तो इसके अंतर्गत कौन आती है? सरकार। तो क्या कह रहा है कि जो है आपका अनुज्ञापन प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आता है? जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार। एक मिनट, कौन है? इक्कू जी, पुराना होगा। मैं नहीं अच्छा, मैं नहीं बोल रहा सर, कोई बोल रहा था। हेलो सर, मैं बोल रही थी सर, अंशु। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने अनुज्ञप्ति की डेफिनेशन बताई है तो उसमें जो अमेंड हुआ है 2019 का, उसको याद रखना सर जरूरी है? कौन सा वाला? अनुज्ञप्ति का? क्यों हाँ, जरूरी? तो भाई अनुज्ञप्ति में। उसमें है ही क्या याद करने के लिए, ये बताएं। उसमें कुछ ऐसा है कि जो याद ना हो? नहीं उसमें याद नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये हाँ, नहीं पूछ रही मैं, ये पूछ रही हूँ कि जो उसमें 2019 का संशोधन हुआ है तो ये याद रखना जरूरी है कि अनुज्ञप्ति में 2019 19 का 2019 का संशोधन हुआ है। इसका संशोधन याद रखना जरूरी है। पूछे जाते हैं एडीपीओ के परीक्षा के हिसाब से, महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। जी। क्या जी सर। ADPO के हिसाब से ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कब हुआ, कब जोड़ा गया, तो ये डेटा भी पूछ ली जाती है। एडीपीओ के परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है संशोधन। जितने भी जी संशोधन सर। हुए हैं पूछे जाते हैं, एडीपीओ में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको कि कब जोड़ा गया। जी, वो थैंक तो यू सर। वो तो आप एक अलग पन्ने पे सारे छांट लीजिए, या आप जब इनको नोट करें, बनाए अपने नोट्स, तो उनमें जो है लिख लें, क्योंकि एडीपी में पूछे जाते हैं ये संशोधन कब हुए, कैसे हुए, क्योंकि क्या पूछेंगे फिर वो। कुछ क्वेश्चन तो देखिए नॉर्मल आते हैं, कुछ टफ भी आएंगे। टफ तो नहीं होते, बस ये होते कि हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, सो टफ लगते हैं। ठीक है, बस इतना है। तो ये अनुज्ञापन प्राधिकारी पढ़ रहे थे, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है क्या होता है? तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के बारे में ये कहता है कि जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, यानी जो अधिनियम है उसके अधीन जो नियम बनाए गए हैं उसके अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुदान मतलब प्रदान करना, अनुदान का मतलब होता है अनुज्ञप्ति देना। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी का अर्थ है अधिनियम के सीधा लिख देता हूं, अधिनियम के अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार ये तो आप जानते हैं कि अधिनियम के अनुसार ही अनुज्ञप्ति दी जाएगी, बगैर अधिनियम के जो अनुसार तो अनुज्ञप्ति दी नहीं जा सकती। अनुज्ञप्ति के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति के अनुसार क्या हुआ? अनुज्ञप्ति के अनुसार अधिनियम के अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला, इसमें नवीनीकरण भी शामिल है, हालांकि सेंटेंस में वो ठीक नहीं बन पाया इसीलिए नहीं लिखा है। इसमें नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला, और साथ में नवीनीकरण भी लिख लीजिए, नवीकरण या नवीनीकरण करने वाला प्राधिकारी, कह लीजिए सशक्त ऑफिसर, सशक्त सशक्त ऑफिसर जो है इसमें आता है। इसमें जो है राज्य सरकार भी जो है शामिल है। सशक्त ऑफिसर आता है, सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी अभिप्रेत, और इसके अंतर्गत सरकार भी आता है। सशक्त ऑफिसर एवं, सीधा लिखिए, एवं इसमें सरकार भी शामिल है, सरकार भी शामिल शामिल है, सरकार भी जो है इसमें शामिल है। ये इसको याद रखना है। तो अनुज्ञप्ति प्रदान या कह लीजिए अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन है? जो इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार जो है आपको अनुज्ञप्ति प्रदान करता है या उनका नवीनीकरण करता है ना, रिन्यू करता है। इसमें जो है आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें जो है सरकार भी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये तो बाकी तो आप जानेंगे ही, वो तो सिंपल ही है कि अधिनियम के अनुसार जो भी अधिकारी या जो भी प्राधिकारी जो है सशक्त किया गया है वो अनुज्ञापन प्राधिकारी कहलाता है। इसके अलावा इसमें सरकार भी शामिल है, ये याद रखना है कि अगर सरकार डायरेक्ट देना चाहे ना तो सरकार भी दे सकती है, इसमें ये जोड़ा गया है इसमें। ये महत्वपूर्ण है कि इसमें जो अनुज्ञापन प्राधिकारी की जो परिभाषा है उसमें आपकी जो है सरकार भी शामिल है, ये महत्वपूर्ण है। ये बस ये पॉइंट जो है कि सरकार भी शामिल है, ये महत्वपूर्ण। अब इसके बाद 2FF जो है वो भी दे रखा है कि 2FF में जो है क्या है। 2FF जो आपकी परिभाषा है वो मजिस्ट्रेट का जो है इसमें अर्थ बताया गया कि मजिस्ट्रेट, ये सिंपल है ये भी परिभाषा, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, बस इतना याद रखें 2FF में जो है मजिस्ट्रेट। हालांकि ये नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये जरूर पूछी जा सकती है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी वाली इसमें सरकार शामिल है कि नहीं, सरकार भी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट की परिभाषा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट का अर्थ यहाँ कौन सा, बस हाँ ये पूछी जाती, कभी कभी पूछी जाती कि हाँ मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है। तो जो आपकी सीआरपीसी दे रखी है उसी के अनुसार 1973 के अधिनियम कौन सा मजिस्ट्रेट अभी तो ये पूछ लिया जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बस इतना याद रखना है कि जो है मजिस्ट्रेट में जो है आपका कौन शामिल है, कार्यपालक। मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मतलब मजिस्ट्रेट में यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ मजिस्ट्रेट का अर्थ है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आर्म्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्या काम, यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट वगैरह ही है, यही लोग देंगे, अनुज्ञप्ति वगैरह देना है और बहुत सारी चीजें जो देख छानबीन करना है वो सब इन्हीं का काम है, न्यायाधीश थोड़ी ना करेंगे, तो यहाँ न्यायाधीश का काम ही नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई अपराध कर देता है फिर कोर्ट में केस, वो एक अलग बात है, लेकिन जब अनुज्ञप्ति देने और लेने संबंधी बात होती तो वहां न्यायाधीश का क्या लेना देना, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखना इन्हीं लोगों का काम होता है, पुलिस का और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का, और ये लोग उसी व्यवस्था को देखते हुए जो है लाइसेंस वगैरह इशू करवाते हैं, करते हैं, जांच करते हैं, तो इन्हीं लोगों का काम है। इसीलिए यहाँ कौन सा मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है। यहाँ मजिस्ट्रेट का अर्थ एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, तो मजिस्ट्रेट का अर्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बहुत सारे शब्द जोड़ के आपसे इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये आपको जो है याद रखना। विहित की परिभाषा लिखना आवश्यक नहीं है, विहित की जो है आगे जो परिभाषा दे रखी है आपकी जी में, तो विहित का अर्थ आप जानते हैं, जो इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियम होते हैं उनको विहित कहते हैं। इस अधिनियम के अधिनियम के अनुसार जो नियम बनाए गए वो विहित में शामिल होते हैं, तो विहित की परिभाषा स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है, सभी जगह सेम ही होती है विहित की परिभाषा। उसके आगे देखेंगे अपन, विहित के आगे जो है एच की परिभाषा दे रखी है। 2H में जो है आप दे रखा है प्रतिसिद्ध जो है गोला बारूद। प्रतिसिद्ध गोला बारूद क्या शामिल है, प्रतिसिद्ध गोला बारूद। देखिए प्रतिसिद्ध जैसे शब्द से स्पष्ट है वैसे ही परिभाषा में लिखा है, प्रतिसिद्ध मतलब जिस पर रोक है, मतलब हर कोई नहीं रख सकता, उसको अपने पास रखने की मनाही है। ऐसा नहीं अपने अपने देश में AK-47 लेके लोग घूमते हो, एक हथियार मिलते हैं तो उसकी भी एक वैरायटी, उस सीमा से ज्यादा आपको नहीं मिलते। ऐसा तो नहीं कि किसी को AK-47 का लाइसेंस मिल जाता हो, या ऐसे हथियार जिन पे सरकार ने रोक लगाई हो उनका आपको तोप का लाइसेंस ले लिया, बोले हम घर पे तोप लगाएंगे, तो वो प्रतिसिद्ध हथियार है। बोले हम तो वो कौन सी राफेल मिसाइल होती है वो लगाएंगे घर पे, ऐसा नहीं होता। तो वो सब प्रतिसिद्ध हथियार है, वो आप आम जनता के लिए नहीं होते। तो उस तरीके के हथियारों के बारे में जो है इसमें बताया गया है कि प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती। तो इसमें लिख दिया है कि प्रतिसिद्ध जो आपके हथियार हैं एच में, प्रतिसिद्ध हथियारों में क्या क्या शामिल है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं, तो पहले इसी में लिख लेते हैं फिर ऊपर लिख लेंगे। पहला कहता है इसमें जो देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं प्रतिसिद्ध में, अपायकर या हानिकारक। तो सीधा अपायकर जो होती हैं, अपायकर या लिख लीजिए हानिकारक, ये तो उन्होंने बताया है ना सिंपल में, अपायकर हानिकारक जो है द्रव, इधर ही लिख लीजिए, द्रव गैस। देखिए अब जो गैस शब्द इसलिए आने लगा कि आजकल इनके भी हथियार रहते थे जी, द्रव के भी लिक्विड फॉर्म में भी आ गए हैं, गैस के रूप में भी आ गए हैं, या अन्य ऐसी चीज, या अन्य ऐसी चीज
या ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने वाला, ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने वाला, मतलब ये कह रहा है कि गैस वगैरह ये तो आते ही आते हैं, इनको जिन चीजों में भर करके रखा जाता है, संभाल के जिन चीजों को रखा जाता है, वो भी जो है आपकी प्रतिसिद्ध गोला बारूद की जो है परिभाषा में आते हैं। अंतर्विष्ट रखने वाला या परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद रखने वाला, परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद, ये इसमें जो है शामिल है। मतलब इन चीजों को रखने के लिए ये चीजें तो आती ही आती हैं, इसके अलावा इन चीजों को जो संभाल के जो चीजों में रखा जाता है, कंटेनर हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी चीजें हो सकती है, क्योंकि कोई भी ये हर चीज तो अपन जानते नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनपे इन चीजों को रखा जाता है और इनके तमाम तरीके के जो है नाम वगैरह होते हैं। तो जिन चीजों में भी इनको भर के रखा वगैरह जाता है, वो सारी चीजें जो है आपकी जो है प्रतिसिद्ध जो है गोला बारूद की जो है परिभाषा में आती है। इतना ही नहीं, आगे और भी है इसमें, ये सारी चीजें काय में आती हैं, जो प्रतिसिद्ध जो है गोला बारूद की श्रेणी में आती है। कुल मिला के जो खतरनाक होती हैं, जो अपन कह सकते हैं रासायनिक जहरीली गैसें वगैरह हो जाती हैं, इसके अलावा कोई द्रव लिक्विड वगैरह हो सकता है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, हानिकारक जो होते हैं वो तो आते ही आते हैं। इसके अलावा इन चीजों को जो कंटेनर वगैरह जिनमें भर करके रखा जाता है या जिनके माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें जो है आपकी प्रतिसिद्ध जो है आपके गोला बारूद की परिभाषा में आ जाते हैं। ये तो सिंपल हो गया। दूसरा कहता है रॉकेट। अब रॉकेट प्रतिसिद्ध इसीलिए है कि भाई घर पे आपको अनुमति नहीं कि रॉकेट जो है रॉकेट रखें, बोले रॉकेट रखे हुए हैं, वो क्या कहते हैं आपका जो है दीपावली वाला रॉकेट की बात नहीं कर रहा है यहाँ, ये असली रॉकेट की बात कर रहा है ना, वो नकली होते हैं, वो भले ही उड़ते हैं लेकिन होते नकली हैं। तो ये क्या है, असली रॉकेट की बात कर रहा है। बम जो आप घर में नहीं रख सकते, ये क्या है, प्रतिसिद्ध हथियार है। इसके अलावा ग्रेनेड, ग्रेनेड ग्रेनेड आप जानते हो, जो बड़े बड़े जो बिछा दी जाती है माइन टाइप की, और उस एक तरीके से एक मतलब जो टैंकर वगैरह को उड़ाने में काम आता है ग्रेनेड। तो एक इस तरीके का जो होता है, एक डब्बा टाइप का होता है, मतलब कुल मिला के एक विस्फोटक है जिसके माध्यम से जो है बड़ी बड़ी जो है चीजों को उड़ा दिया जाता है, विस्फोट करके गाड़ियों को, बहुत सारी चीजों को। तो ग्रेनेड इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो है गोला, अस्त्र और गोला भी आते हैं, अस्त्र भी आते हैं, जिन पे सरकार ने जो है रोक लगा रखी है। इस तरीके के जो अस्त्र हैं वो भी इसमें आते हैं। टारपीडो, टारपीडो बता ही दिया था आपको, टारपीडो मतलब अंतर समुद्री वो जो होती हैं मिसाइल में, टारपीडो है कि टारपीडो है, टारपीडो। तो ये सब कैसे हैं, ये सब आपके प्रतिसिद्ध जो है हथियारों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि जो टारपीडो जो होता है आपका समुद्री जो बैलिस्टिक मिसाइल है एक तरीके से वो है, तो उनको ये सब कैसे हैं, ये सब जो है आपकी जो कैसी चीजों में आते हैं, जो आपके प्रतिसिद्ध जो है गोला बारूद की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और भी है इसमें, अन्य वस्तुएं जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करें, तो अन्य वस्तुएं भी शामिल है। अन्य वस्तुएं जो केंद्र सरकार, इसके अलावा अगर केंद्र सरकार अन्य वस्तुओं को भी अधिसूचित करना चाहे तो वो भी इसमें शामिल है। अन्य वस्तुएं जो केंद्र सरकार अधिसूचित करे, जो है इसमें आती। तो ये जो है बस आज इतनी रहने दीजिए, बाकी जो है कल देखेंगे। ज्यादा नहीं बची, हाँ नहीं, एक या दो और, ज्यादा कितनी परिभाषाएं बची हैं इसमें कल ही देखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अभी अगला बैच का भी टाइम हो रहा है, तो कल देखेंगे। एक या दो परिभाषा और बची है आपकी बस। तो ये प्रतिसिद्ध का मतलब सीधा सीधा है कि जो घातक प्रकार के, अगर इनको भी अगर आप याद रखना चाहें तो इनको कैसे याद रखेंगे, इनको सिंपल बात है कि जो भी घातक शस्त्र होते हैं, चाहे वो गैस के फॉर्मेट में हो या वो आपकी द्रव्य के फॉर्मेट में हो, इसके अलावा ये तो सिंपल हो गया कि गैस के द्रव्य के फॉर्मेट में हो, इनको रखने वाले, भरण करने वाले, ये सारे जो चीजें होती हैं वो आपकी जो है प्रतिसिद्ध हथियारों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा आप जानते ही हो कि तोपें हो सकते हैं, रॉकेट हो सकते हैं, बम हो सकते हैं, ग्रेनेड हो सकते हैं,
ये सारे के सारे टारपीडो वगैरह ये सारे के सारे प्रतिसिद्ध हथियार हैं। प्रतिसिद्ध का मतलब है रोक है इन पे, इसको आप घर पे, रोक का मतलब ये नहीं कि सरकार के लिए रोक नहीं है, सेना के लिए रोक नहीं है, आपके लिए रोक है, आम आदमी के लिए रोक है। इनको आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, सरकार की अनुमति से ही इस्तेमाल की जाती है। यानी कि सरकार की अनुमति किसको होती है? पुलिस वालों को, सरकार को, या फिर जो आर्मी वाले हैं जो फोर्स में होते हैं उनके द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपके द्वारा इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आप लोग इनको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो ऐसे सारे हथियार। इसके अलावा नीचे एक लाइन और लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अन्य वस्तुएं जिनको जो है केंद्र सरकार जो है अधिसूचित करना चाहे, तो जितनी भी अधिसूचित करना चाहे वस्तुएं सरकार, वो उनको जो है प्रतिष्ठित हथियार घोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि आपको कभी आप लाइसेंस लेने जाते हो, मांगने जाते हो, तो आप पचपेरा, दुनाली, ये बंदूकों के जो प्रकार होते हैं ना, ये अधिकतम उसकी लिमिट है। इसके अलावा पिस्टल, बस ये 2-3 कैटेगरी है जिनमें आपको मिलता है। अब आप कहोगे साहब हमें तो AK-47 का वो है लाइसेंस दे दिया जाए, तो भारत में तो नहीं मिलता, कहीं और देश में मिलता हो तो मिलता हो, लेकिन भारत में तो नहीं मिलता। हाँ, अगर केंद्र सरकार आपको देना चाहे तो वो दे सकती है, अगर वो छूट देना चाहती किसी इलाके में, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे, कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी विशेष प्रकार के हथियार की जो है लाइसेंस इशू करना चाहिए, तो वहां वो कर सकती है। तो हालांकि फिलहाल में तो क्या है, ये सब प्रतिष्ठित हथियारों की श्रेणी में आते हैं। बस इतना आता याद रखना है कि ये सब जो है प्रतिष्ठित हथियारों की श्रेणी में आते हैं। बाकी 2I से जो है अपन कल पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बचा है। 2I से जो है परिभाषा थोड़ी सी और है, तो ये आपको प्रतिष्ठित गोला बारूद हो गया। उसके बाद जो है आपका प्रतिष्ठित आयुध है, प्रतिष्ठित आयुध जो है अपन कल पढ़ेंगे। गोला बारूद थे ये प्रतिष्ठित, ये गोला बारूद है, फिर आयुध पढ़ेंगे, दोनों हम बताए गए इसमें, प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद दोनों के बारे में अलग अलग बताया गया। तो ये तो गोला बारूद हो गए प्रतिष्ठित, ये आप जो है जिन पे रोक है, जिनको आप नहीं रख सकते। उसके बाद आयुधों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, जिन पे रोक है। बस आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी का जो है इस कल पढ़ेंगे। आज अगले बैच में मिलते हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद बस। चलिए।